student. Myself, Mahesh Saini, Faculty of Science in Ideal Education Fund, New Chowki Public School. जैसा कि हम कल पिछली क्लास में हमने देखा कार्बन के जो कार्बन थे उनके गुणों के बारे में, उसके बाद में अपन ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है नामकरण पद्धति, अर्थात कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धतियाँ या हाइड्रोकार्बन यौगिकों की नामकरण पद्धतियाँ। हाइड्रोकार्बन यौगिकों की नामकरण पद्धतियाँ। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो नामकरण की आवश्यकता होती है, जैसे जैसे कार्बनिक यौगिकों का आविष्कार या निर्माण होता गया वैसे वैसे इनके नामकरण को याद रखने में समस्याएं उत्पन्न होती गई। तो इस समस्या के समाधान के लिए हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण की आवश्यकता महसूस हुई और इस आधार पर सभी इसको नामकरण की अलग अलग पद्धति दी गई अलग अलग समय पर। सबसे पहले जो पद्धति दी गई वो थी रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति सबसे पहली जो पद्धति है वो रूढ़ पद्धति, ट्राइबल सिस्टम जो है रूढ़ पद्धति। और इस पद्धति के अनुसार जो है हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण जो किया जाता है उसके स्रोत के आधार पर या उसके गुणों के आधार पर किया जाता है। जिस जगह से वो प्राप्त किया गया कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक उस स्थान के आधार पर या कोई उसमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है स्पेसिफिक गुण जो है उस आधार पर उस कार्बनिक यौगिक या नामकरण किया जाता है। जैसे अपन देखते हैं तो यहाँ पर जो नामकरण किया जाता है या तो स्रोत के आधार पर या गुणों के आधार पर उस हाइड्रोकार्बन यौगिक का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। जैसे अगर अपन पहले की बात करें, जैसे पहले अपन बात करते थे कोई आदमी काला है तो उसका नाम क्या रख दिया, कालूराम। तो ये उसका क्या हो गया, स्पेसिफिक गुण हो गया। भगवान कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण, तो ये कृष्ण जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या है, काला। तो भगवान कृष्ण कैसे थे, सांवरे रंग के थे, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, कृष्ण। भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाता है। इस आधार पर ही स्रोत जो होते हैं, स्रोत जैसे अगर अपने हाइड्रोकार्बन यौगिक की बात करते हैं, सबसे पहले CH4 जो है इसको बोला जाता है मार्स गैस। क्या कहा जाता है, मार्स गैस। और ये मार्स गैस जो उत्पन्न होती है वो होती है दलदल क्षेत्रों से, दलदल भागों से। ये दलदली भागों में उत्पन्न होती है CH4 गैस, इसलिए इसको क्या बोल दिया, मार्स, अर्थात दलदल को बोला जाता है मार्सी स्थान। इसी तरीके से अगर बात करते हैं CH3OH, इसका नाम है कास्ट स्पिरिट। क्या है, कास्ट स्पिरिट, अर्थात ये जो CH4 सबसे पहले प्राप्त किया गया, ये किया गया लकड़ी के भंजन आसवन द्वारा प्राप्त किया गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कास्ट स्पिरिट रखा गया। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल की अगर बात करते हैं तो ये फॉर्मिक अम्ल जो है ये सबसे ये पाया जाता है कहाँ, चींटियों में। और चींटी को क्या कहा जाता है, फॉर्मिका। तो यहाँ से ये प्राप्त होता है चींटियों से प्राप्त किया गया और चींटियों को बोला जाता है फॉर्मिका और फॉर्मिक से बढ़ाया फॉर्मिक। इसी तरीके से बात करते हैं लैक्टिक अम्ल की। तो लैक्टिक अम्ल जो है उसका सूत्र की अगर बात करते हैं, ये है लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक, लैक्ट जो वर्ड आता है, लैक्ट
LACT, लैक्ट जो वर्ड आता है वो आता है दूध के लिए। जहां भी लैक्ट वर्ड आ गया इसका मतलब किससे संबंधित बात की जाएगी, दूध, सॉरी दही, दूध और दही की बात की जाएगी। तो ये सबसे पहले लैक्टिक अम्ल जो है वो कहाँ पाया जाता है, दही में। तो लैक्टिक अम्ल और लैक्टम कहा जाता है दूध को, लैक्टम, और ये है दूध से प्राप्त किया जाता है। तो जैसे लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, दही में पाया जाता है। दूध की गुणवत्ता नापने के लिए लैक्टोमीटर काम में लिया। लैक्ट जो वर्ड आता है वो कहाँ आता है, दूध दही के लिए आता है। तो यहाँ से लैक्टिक अम्ल जो है वो कहाँ से प्राप्त किया गया, सबसे पहले दूध से प्राप्त किया गया। तो ये थी रूढ़ पद्धति। तो रूढ़ पद्धति में क्या किया जाता है, उसके स्रोत के आधार पर या उस हाइड्रोकार्बन यौगिक के गुणों के आधार पर उसका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट पद्धति की बात करते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन यौगिकों की संख्या बढ़ती गई, एक ही स्रोत से एक से अधिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त किए गए, तो उस कंडीशन में उन हाइड्रोकार्बनों के नामकरण में क्या उत्पन्न हो गई, समस्या। तो उस समस्या को समाधान के लिए दूसरी पद्धति जो है वो है व्युत्पन्न पद्धति। दूसरी पद्धति कौन सी, व्युत्पन्न, डराइव्ड पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में क्या किया जाता है, कुछ सरल यौगिक जो होते हैं उन सरल यौगिकों को अन्य यौगिक जो होते हैं उन सभी को उस सरल यौगिक का क्या मान लिया जाता है, व्युत्पन्न मान लिया जाता है। तो सरल यौगिकों का व्युत्पन्न, सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर नामकरण किया जाता है। सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर क्या कर दिया जाता है, नामकरण किया जाता है। जैसे अगर अपन देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है CH4, ये CH4 जो है ये क्या है, मैथिल, ये क्या है, मैथिल। CH4 क्या है, मैथिल। तो अन्य जो भी उत्पन्न होंगे, अन्य इससे बनने वाले जितने भी आगे के जो है इसकी जो समूह जो है, जो इससे उच्च श्रेणी के जो यौगिक है उनको इसका व्युत्पन्न माना जाएगा, मैथिल का व्युत्पन्न माना जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं अपन CH3, तो ये जो है यहाँ पर देखो CH3 जो है, CH4 ये एक ग्रुप तो क्या हो जाएगा, CH4 का काम करेगा, और जो इसके अलावा जो है ये CH3 तो ये है मैथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा व्युत्पन्न पद्धति में, मैथिल क्या हो जाएगा, मैथिल। अगर जैसे मान लो CH3 अगर ये काम ये ले लें अपन, मान लो तो ये क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो गया मैथिल, 1 2 3 3 क्या है, मैथिल ग्रुप है, तो 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई, तो ये हो जाएगा ट्राई मैथिल, क्या हो जाएगा, ट्राई मैथिल। इस तरीके से जितने भी आगे के ग्रुप जो यौगिक है उन सभी को इसका व्युत्पन्न मान के क्या किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा। परंतु जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी ये पद्धति भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा समूह अगर अपन बात करते हैं, जैसे CH3OH जो है इसको क्या नाम दिया गया, व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार कार्बिनॉल। अब जितने भी ये समूह जो है ये अल्कोहल समूह, जितने भी ये समूह जो आगे के हाइड्रोकार्बन जितने भी अल्कोहल है इसके आगे के सारे सबको किसका व्युत्पन्न मान लिया गया, इसका व्युत्पन्न मान लिया गया।
तो ये जो समूह है इसका नामकरण तो क्या रहेगा, कार्बिनॉल। और इसके अलावा जो है जैसे अपन देखते हैं CH2 CH3 ये है। अब ये जो समूह है ये तो क्या हो गया, कार्बिनॉल। और इसके अलावा जो बच गया वो क्या बच गया, मैथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल कार्बिनॉल। मैथिल कार्बिनॉल। इसी तरीके से अगर मान लो अपन ये कर लेते हैं CH3 CH3OH, ये क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो गया, कार्बिनॉल। और ये क्या हो गया, ट्राईमेथिल कार्बिनॉल, डाईमेथिल। दो समूह है तो ये क्या हो जाएगा, डाईमेथिल कार्बिनॉल। तो इस तरीके से ये क्या है, व्युत्पन्न पद्धति। क्या है, व्युत्पन्न पद्धति में इस तरीके से हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण किया जाता है। और आगे देखते हैं इसको, जैसे कुछ जो अशाखित हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, तो व्युत्पन्न पद्धति में अशाखित हाइड्रोकार्बन यौगिक जो हैं, उन हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नामकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अशाखित के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। एन का मतलब होता है नॉर्मल, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, नॉर्मल या एन ब्यूटेन। इसी तरीके से ये 5 कार्बन है तो एन पेंटेन। इसी तरीके से अगर अपन देखा जाए तो यहाँ पर अगर एक ही कार्बन से 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, ये जो ग्रुप है इसको व्युत्पन्न पद्धति में क्या कहा गया, आइसो। क्या कहा गया, आइसो। ये ग्रुप क्या कहलाएगा, आइसो कहलाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे जब एक ही कार्बन से तो CH3 ये जो है इसको व्युत्पन्न पद्धति में क्या कहा गया, इस ग्रुप को नियो कहा गया। क्या कहा गया, नियो। जैसे नियोपेंटेन, अगर इसके हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, तो ये पूरा समूह तो क्या हो गया, नियो हो गया। कितने कार्बन है, 5, तो ये हो जाएगी पेंटेन। ये जैसे यहाँ पर H लगा दें, आइसोप्रोपिल, एक हाइड्रोजन और बढ़ जाता है, जैसे CH3 CH3 और CH3। अब देखो ये तो क्या हो गया, आइसो ग्रुप हो गया। ये तो क्या है, आइसो ग्रुप। और आइसो ग्रुप से क्या जुड़ रहा है, एक कार्बन और बढ़ रहा है, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। ये तो आइसो ग्रुप हो गया, कार्बन 4 है तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। तो इस तरीके से व्युत्पन्न पद्धति में हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण किया जाता है, परंतु ये पद्धति भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। नेक्स्ट जो पद्धति आती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो पद्धति है वो है IUPAC पद्धति। IUPAC, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब जो भी हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण किया जाता है वो इसी पद्धति के अनुसार किया जाता है। तो इस पद्धति में अपन कुछ नियम है, उन नियमों को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है नामकरण जो किया जाएगा हाइड्रोकार्बनों का, उसके लिए सबसे पहले तो हम कुछ बातें देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले कार्बन की संख्या की बात करते हैं। यहाँ पर तो कार्बन की जो संख्या होती है C1 C2 C3 C4, मतलब ये 1 2 कार्बन की संख्या है। हाइड्रोकार्बन में एक संख्या है तो उसको क्या कहेंगे, मैथ। 2 संख्या है तो उसको क्या कहेंगे, एथ। 3 है तो प्रॉप।
4 है तो पेंट, 5 है वो सॉरी ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ये हाइड्रोकार्बन यौगिक जो संख्या है उनका नामकरण, अर्थात ये जो यूज करेंगे इसको अपन यूज करेंगे पूर्व लग्न के रूप में। अभी अपन बात करेंगे पूर्व लग्न कहाँ कैसे आएगा। उसके अलावा अगर यहाँ पर प्रतिस्थापी की बात कर लेते हैं, कुछ प्रतिस्थापी अगर जो हाइड्रोकार्बन यौगिक में प्रतिस्थापी जो आएंगे उनकी बात करेंगे, तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापी जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला के अलावा जो भी समूह जो होगा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वो क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी। तो 10th क्लास में जो प्रतिस्थापी क्या क्या आ सकते हैं उसकी है। वैसे तो ये अलग नियम होते हैं प्रतिस्थापियों के नामकरण के, अपन बात करेंगे ओनली 10th क्लास के हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे CH3, CH2, उसके बाद में दो तो ये इसको तो कहेंगे मेथिल, इसको कहेंगे एथिल। उसके बाद में जैसे क्लोरोफ्लोरो है CH3, CH2 मेथिल आइसोप्रोपिल। अगर ये आ जाता है ये समूह प्रतिस्थापी के रूप में तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल। और क्लोरोसीएल हो सकता है, फ्लोरो एफ हो सकता है, आयोडो आई हो सकता है, ब्रोम हो सकता है, उसके बाद में नाइट्रो हो सकता है, NO2 नाइट्रो। तो ये प्रतिस्थापी अपने 10th क्लास में इनको अपन को डायरेक्ट याद करना है। अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला के साथ ये जुड़े हुए हैं, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं आएंगे वो सारे ये प्रतिस्थापी कहलाएंगे। और प्रतिस्थापी मेथिल अगर 3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये समूह जो है ये कहलाएगा मेथिल, ये समूह कहलाएगा एथिल, ये समूह कहलाएगा आइसोप्रोपिल। अगर ये आ जाता है ये कहलाएगा क्लोरो, ये फ्लोरो, ये आयोडो, ये ब्रोमो और ये नाइट्रो के रूप में प्रयुक्त करेंगे। आगे अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर एल्कीन की। एल्कीन, इस एल्कीन के बारे में बात करते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।